आज की हमारी पड़ताल एक ऐसे जीव के बारे में है जो असल में एक है ही नहीं। ये पेड़ों की छालों पर, पुरानी चट्टानों पर, मतलब लगभग हर जगह मौजूद है और चुपचाप हमें हमारे पर्यावरण की सेहत का हाल बताता है। बिल्कुल, हम लाइकेन की बात कर रहे हैं। और ये जो पहेली आपने बताई ना, वही इसकी सबसे दिलचस्प बात है। हाँ। ये सिर्फ एक पौधा या फंगस नहीं, बल्कि एक अद्भुत साझेदारी है। आज हम इसी जटिल और आकर्षक दुनिया की परतों को खोलेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे जीव विज्ञान विशेषज्ञों के विश्लेषण से आई है। तो हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि लाइकेन क्या है, ये जीता कैसे है और हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले लाइकेन असल में है क्या? इसे अक्सर एक ही जीव समझ लिया जाता है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, लाइकेन एक सहजीवी संगठन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सहजीवी मतलब इसमें दो अलग अलग जीव एक साथ रहते हैं और ऐसे रहते हैं कि दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। दो जीव एक ही चीज में? कौन कौन सा? हाँ, इसमें एक साथी होता है शैवाल यानी एल्गी, जिसे हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं। फाइकोबायोन्ट, ठीक है। और दूसरा होता है कवक यानी फंगस, जिसे माइकोबायोन्ट कहते हैं। अच्छा, तो शैवाल और कवक। और इनमें भी कोई खास किस्में होती हैं या कोई भी चल जाता है? नहीं, खास किस्में होती हैं। शैवाल में सबसे आम है हरी शैवाल, ग्रीन एल्गी, जिसका नाम है ट्रेबॉक्सिया। हाँ, और इसके अलावा नील हरित शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे नोटोक और ग्लियोकैप्सा भी पाए जाते हैं। और कवक की तरफ? जहां तक कवक की बात है तो लगभग 80% लाइकेन में एस्कोमाइसीटीज क्लास के कवक होते हैं। 80%? हाँ, और बाकी 20% में बेसिडियोमाइसीटीज के सदस्य। लेकिन ये जानना जरूरी है कि लाइकेन की जो मुख्य संरचना है, उसका जो ढांचा है, वो कवक ही बनाता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ये साझेदारी काम कैसे करती है? फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट दोनों का काम क्या है? यहाँ काम का बंटवारा बहुत ही साफ है। अच्छा। शैवाल वाला हिस्सा यानी फाइकोबायोन्ट वो करता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। मतलब वो खाना बनाता है? बिल्कुल, वो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके कवक के लिए कार्बनिक भोजन बनाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट। और बदले में कवक क्या देता है? वो तो खाना बना नहीं सकता। सही, तो कवक यानी माइकोबायोन्ट वो शैवाल को सुरक्षा देता है, एक घर देता है। एक घर? हाँ, वो पर्यावरण से पानी और पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स सोखकर शैवाल तक पहुंचाता है। वाह। और सुनिए, नील हरित शैवाल एक और बहुत जरूरी काम करते हैं। वो क्या? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इससे प्रोटीन और अमीनो एसिड बनाने में मदद मिलती है। तो एक तरह से शैवाल किसान है जो खाना उगाता है, और कवक घर है जो सुरक्षा भी देता है और कच्चा माल भी मुहैया कराता है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये एक दूसरे पर निर्भरता का एक बेहतरीन उदाहरण है और इसी वजह से ये दोनों उन जगहों पर भी जी पाते हैं जहां वे अकेले शायद न रह पाते। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब दो जीव एक साथ रह रहे हैं तो वो अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं? मतलब प्रजनन कौन करता है, शैवाल या कवक? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, लाइकेन में प्रजनन मुख्य रूप से कवक वाले साथी यानी माइकोबायोन्ट में होता है। अच्छा, सिर्फ कवक में? और इसके तरीके क्या हैं? इसमें तीनों तरह के प्रजनन देखने को मिलते हैं, वानस्पतिक, अलैंगिक और लैंगिक। तीनों? हाँ, सबसे पहले है वानस्पतिक यानी वेजिटेटिव। ये सबसे आसान तरीका है। कैसे? ये विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन से होता है या फिर सुरेडिया और आइसीडिया जैसी खास संरचनाओं से। सुरेडिया? ये क्या होता है? ये पाउडर जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं जिनमें कवक और शैवाल दोनों पैक्ड होते हैं। ये हवा से उड़कर कहीं गिरते हैं और नया लाइकेन बना देते हैं। मतलब एक रेडीमेड पैकेट? बिल्कुल, रेडीमेड लाइकेन स्टार्टर किट। इसी तरह आइसीडिया भी छोटी शाखाओं जैसी संरचनाएं होती हैं, ये टूटकर नया लाइकेन बना सकती हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका? अलैंगिक? हाँ, असेक्सुअल। ये ओइडिया और पिक्न्यूस्पोर्स जैसे बीजाणुओं मतलब स्पोर्स के जरिए होता है। और तीसरा लैंगिक प्रजनन, वो कैसे होता है? ये प्रक्रिया सबसे जटिल है और सिर्फ कवक में होती है। सिर्फ कवक में? शैवाल का कोई रोल नहीं? इसमें नहीं। इस प्रक्रिया में एक विशेष संरचना बनती है जिसे एस्कस कहते हैं। फिर मियोसिस और माइटोसिस के बाद हर एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं।
आर्टोस्पोर्स। हाँ, ये स्पोर्स फिर हवा में फैल जाते हैं और अगर उन्हें किस्मत से सही शैवाल साथी मिल जाए तो वे एक नया लाइकेन बना लेते हैं। पर इसमें तो बहुत ज्यादा चांस फैक्टर है, बहुत ज्यादा। इसीलिए वानस्पतिक प्रजनन ज्यादा आम है। तो इस सब का क्या मतलब है? पेड़ों और चट्टानों पर उगने वाले इन जीवों की हमें परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि लाइकेन पर्यावरण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं। इंडिकेटर्स? संकेतक? किस चीज के? हवा की गुणवत्ता के। वे केवल उन्हीं जगहों पर उगते हैं जहां हवा साफ हो, मतलब प्रदूषण मुक्त हो। अच्छा, तो मतलब जहां लाइकेन है वहां हवा अच्छी है। हाँ, मोटी तौर पे कह सकते हैं वे वायु प्रदूषण, खासकर सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड? ये तो फैक्ट्रियों और गाड़ियों के धुएं में होती है। बिल्कुल। अगर किसी औद्योगिक क्षेत्र के पास लाइकेन नहीं उग रहे तो ये एक चेतावनी है, एक अलार्म है कि वहां की हवा प्रदूषित है। इसीलिए उन्हें पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। सही। और ये किन किन जगहों पर पाई जाते हैं? मैंने तो ज्यादातर पेड़ों पर ही देखे हैं। ये बहुत विविध जगहों पर उगते हैं। पेड़ों की छाल पर उगने वालों को कॉर्टिकोलस कहते हैं। कॉर्टिकुलस? हाँ, जैसे असनिया और पार्मेलिया। ठीक है। जो चट्टानों पर उगते हैं उन्हें सैक्सिकोलस कहते हैं, जैसे डर्मेटोकार्पॉन। चट्टानों पर भी? कमाल है। और तो और मिट्टी पर उगने वालों को टेरिकोलस कहा जाता है। इसका उदाहरण है क्लैडोनिया। क्लैडोनिया? हाँ, क्लैडोनिया तो गड्ढों में भी पाया जाता है। असल में ये चट्टानों पर जीवन शुरू करने वाले पहले जीवों में से होते हैं। पहले जीव? मतलब जब कोई नई चट्टान बनती है, जैसे ज्वालामुखी के लावा से, तो उस बंजर चट्टान पर सबसे पहले लाइकेन ही उगते हैं। इस प्रक्रिया को लिथोसियर कहते हैं। तो आज की इस पड़ताल से 3 बातें एकदम साफ हैं। पहली, लाइकेन कोई एक जीव नहीं बल्कि कवक और शैवाल की एक शक्तिशाली साझेदारी है। एक सुपर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। हाँ, एक सुपर ऑर्गेनिज्म। दूसरी, इनका प्रजनन जटिल है और मुख्य रूप से कवक द्वारा नियंत्रित होता है। और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमारे पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी हैं। ये हवा की गुणवत्ता के मौन प्रहरी हैं। इस पूरी जानकारी को देखते हुए गहरा सवाल उठता है। क्या? थियोफ्रिस्टस ने सबसे पहले इन्हें यह नाम दिया था और एरिक कैरियस को लाइकोनोलॉजी का जनक कहा जाता है। लेकिन हम आज भी इस पर विचार कर सकते हैं। किस पर? कि क्या हम 2 अलग-अलग जीवों को सिर्फ सहयोग करते हुए देख रहे हैं या फिर हमारी आंखों के सामने एक बिल्कुल नए एकल जीवन का विकास हो रहा है। ये सवाल जीव विज्ञान में पहचान और विकास की सीमाओं पर हमें दोबारा सोचने को मजबूर करता है।